Welcome back to इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। गाइस, पिछली क्लास में हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कैसे किया जाता है, उनको उनके ऑफिस से कैसे रिमूव किया जाता है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से पावर्स हैं, उनके फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसको आज कवर करेंगे। So without wasting more time, let me begin today's session, that is powers and functions of President of India. As we know that the President of India is the head of state and the country's first citizen. जैसा कि हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और इसी के साथ साथ वो कंट्री के पहले सिटीजन भी कहलाते हैं। Those there is a lot of powers and roles and responsibilities of the president offered by the Constitution of India. तो इस वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर भी बहुत ज़्यादा हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है। तो गाइस, नीचे एक पैराग्राफ को मैंने मेंशन किया है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो नाउ हैव अ लुक एट दिस पॉइंट। बेसिकली इस पैराग्राफ में मैंने उन्हीं तमाम पॉइंट को मेंशन किया है जो पिछली क्लासों में हमने डिस्कस कर लिया है, और इसको मेंशन करने का पर्पज़ ये है ताकि चीज़ों को समझना आसान हो जाए। तो चले देखते हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चूँकि हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को डिस्कस कर रहे हैं, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। हियर वी डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अभी हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच क्या रिलेशनशिप है, किस तरह का ताल्लुकात है, एंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। और इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अंडर द पार्लियामेंट। और गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हुआ करते हैं, यानी कि रियल पावर ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास हुआ करता है। इसी को दूसरा टर्म दिया जाता है डिफेक्टो एंड डीजियोर। जो डिफेक्टो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो डेजियोर होता है ये प्रेसिडेंट होते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द प्रेसिडेंट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और हमने पिछले क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो एंड हिज एज शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स, और उनकी उम्र 35 होनी चाहिए। एज वेल एज ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। और ये भी हमने देखा था कि उनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर भी बन सकें, यानी कि जो बंदा लोकसभा के मेंबर बनने का अहल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन सकता है। मोरेवर द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। और ये भी हमने डिस्कस किया था, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस को होल्ड कर लेते हैं तो उनका टर्म कितना है, 5 ईयर्स। तो गाइस, इसमें इस पैराग्राफ में हमने कुछ उस पॉइंट को डिस्कस कर लिया जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, और इसी के साथ साथ कुछ पॉइंट को मेंशन किया है जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से पावर्स और फंक्शंस हैं। तो गाइस, अब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव पावर। सो द एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। गाइस, हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स को नीचे पॉइंट वाइज मेंशन किया है, तो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव पावर्स और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं गाइस, ये यूनियन गवर्नमेंट यानी मरकजी हुकूमत, यूनियन गवर्नमेंट का हेड हुआ करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इशूड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट का कि जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। इट वॉज द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करना, बनाना। सो लेट्स सी, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द प्राइम मिनिस्टर इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये प्रोविज़न दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। तो पहला काम ये है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। फिर उसके बाद मतलब यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर।
तो अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए ज़रूरी है कि पहले वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करें। जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएंगे तब फिर उनके एडवाइस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अदर मिनिस्टर्स को भी क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ये मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड द थर्ड एग्जीक्यूटिव पावर इज पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द हाई डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट। तो गाइस तीसरा पावर ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कि कंट्री में जितने भी हाई रैंक के ऑफिस हैं, जो भी हाई डिग्निटरीज हैं, उनको रिमूव करना, उनको अपॉइंट करने का पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। सो लेट्स सी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कैग होता है उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। इसी तरह स्टेट में गवर्नर को, एम्बेसडर को, अदर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया अब्रॉड, इसी तरह जितने भी एम्बेसडर होते हैं, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन तमाम को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। इसी तरह फाइनेंस कमीशन के मेंबर को अपॉइंट करना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना, और इसके अलावा अदर मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। जिस तरह इन हाई रैंकिंग ऑफिशियल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहे हैं, इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। एंड द फोर्थ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करना। जितने भी यूटीज़ हैं हमारे यहाँ, 8 यूटीज़ हैं, तो उन 8 को एडमिनिस्टर कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। सो लेट्स सी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर एवरी यूनियन टेरिटरी। कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करेंगे, यूटीज़ को एडमिनिस्टर करेंगे, उसको चलाएंगे। द प्रेसिडेंट एक्ट्स थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। मगर ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है डायरेक्ट एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, बल्कि जो यूटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, उनके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूटीज़ को एडमिनिस्टर करते हैं विथ सच नेम और डेजिग्नेशन एज द प्रेसिडेंट इंडिकेट्स। मतलब ये है यूटीज़ में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं। प्रेसिडेंट जो कहेंगे वो उनको करना पड़ेगा। So guys, these were some kind of executive powers related to President of India. Now have a look at the legislative power. तो guys, अब हम legislative power को देखेंगे कि President of India के पास वो कौन कौन से power हैं related to legislature. So the first power is President can summon and prorogue both the houses of Parliament and dissolve the Lok Sabha. पहला legislative power ये है कि President of India Parliament को समन भी कर सकते हैं, समन यानी कि बुलाना, और इसी के साथ साथ President of India पार्लियामेंट को प्रोरोग्यू भी कर सकते हैं। प्रोरोग्यू यानी कि मुलतवी कर देना, कुछ टाइम के लिए पार्लियामेंट के सेशन को क्या कर देना, मुलतवी कर देना, पोस्टपोन कर देना। और इसी के साथ साथ क्या है, लोकसभा को डिसॉल्व करने का भी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और गाइस ये लेजिस्लेटिव पावर कहलाते हैं। और ये टर्म्स आया है समन, प्रोरोगेशन, ये सारे टर्म्स को हमने पिछली क्लास जहाँ पे हम लोकसभा को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर ऑलरेडी हमने ये सारे टर्म्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखें ताकि ये सारे टर्म आपके क्लियर हो जाए। एंड द सेकेंड पावर, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये भी पावर है कि वो राज्यसभा के लिए 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा। इसी के साथ साथ लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मेंबर को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर और लोकसभा में 2 मेंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। ये भी लेजिस्लेटिव पावर है। एंड द थर्ड, एवरी बिल रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट्स परमिशन टू बिकम एन एक्ट। हर वो बिल जिसे पार्लियामेंट में लाया गया है, जब तक उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परमिशन नहीं होगा तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। मतलब ये कि हर बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परमिशन क्या होता है, रिक्वायर होता है। एंड द नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस एट अ टाइम व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। चौथा लेजिस्लेटिव पावर ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है, वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करें। ऑर्डिनेंस ये भी एक तरह का लॉ होता है, एक तरह का एक्ट होता है, मगर ये टेम्परेरी होता है नेचर में। और ये ऑर्डिनेंस को उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमलगेट करते हैं जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में ना हो, यानी जिस टाइम वो काम ना कर रहे हो और उस टाइम कोई इमरजेंसी आ जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123, 123। सो गाइज, दिस वर some kind of legislative powers related to president. Now have a look at the financial powers of president. So the first financial power is to introduce the money bill. His prior recommendation is a must. तो guys, जो bills हुआ करते हैं इस पर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कितने टाइप के बिल्स हुआ करते हैं, तो वो वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखें।
तो जो मनी बिल होता है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना, तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है। यानी कि लोकसभा में मनी बिल को लाने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परमिशन ज़रूरी होता है। एंड द सेकेंड फाइनेंशियल पावर इज ही कॉजेज यूनियन बजट टू बी लेट बिफोर द पार्लियामेंट। और इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है, यानी पार्लियामेंट के सामने यूनियन बजट को पेश करना, यूनियन बजट को लाना, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के बाद ही होगा। एंड द थर्ड पावर ऑफ फाइनेंस टू मेक अ डिमांड फॉर ग्रांट्स हिज रिकमेंडेशन इज अ प्री रिक्विजिट। इसी तरह ग्रांट वगैरह का डिमांड करना, इसमें भी क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन ज़रूरी है। एंड द फोर्थ, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज अंडर हिज कंट्रोल। और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, गाइस फंड भी कई तरह के होते हैं। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, पब्लिक अकाउंट फंड होता है। इस पर हमने वीडियो नहीं बनाया है, इस पर भी हम जो है सेपरेट में वीडियो बनाएंगे, तब हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, ये डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होता है। एंड द फिफ्थ फाइनेंस पावर इज ही कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स। और इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो गाइस ये कुछ फाइनेंशियल पावर्स थे रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड द नेक्स्ट पावर इज जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, सो लेट्स सी, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस आर ऑन हिम। तो गाइस जितने भी हाई कोर्ट्स हैं 24, 25 और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। एंड द सेकेंड पावर, ही टेक्स एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर द एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम। सेकेंड जुडिशियल पावर ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस भी ले सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर बाइंडिंग नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143। एंड द थर्ड जुडिशियल पावर इज ही हैज़ पार्डनिंग पावर। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो है पार्डनिंग पावर भी है। पार्डन माने माफ़ कर देना, जो कन्विक्ट है उनको माफ़ कर देने का पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। अंडर आर्टिकल 72 ही हैज़ बीन कन्फर्ड विथ पावर टू ग्रांट पार्डन अगेंस्ट पनिशमेंट। तो आर्टिकल 72 में इस बात को मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पार्डनिंग पावर है। कि पार्डनिंग पावर का मतलब ये होता है कि जो कन्विक्ट है, जो उसने ऑफेंस किया है, उसके बेसिस पर जो उसे पनिशमेंट यानी कि सज़ा सुनाई गई है, उसके पनिशमेंट के अगेंस्ट प्रेसिडेंट के पास क्या है, पार्डनिंग पावर है कि उसके पनिशमेंट को क्या कर दे, माफ़ कर दे, कम कर दे, घटा दे। ये होता है पार्डनिंग पावर। और इसी के साथ साथ जो मार्शल कोर्ट का पावर और इसी तरह डेथ सेंटेंस, इन दोनों का पावर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। और गाइस ये पावर जो है गवर्नर को नहीं दिया गया है। मार्शल कोर्ट लगाना या डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का पावर गवर्नर के पास नहीं है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। नोट, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स। ये जो हमने थर्ड नंबर पे जो देखा पार्डनिंग पावर, तो इसके भी कई प्रकार हैं। तो उसी को मैंने यहाँ मेंशन किया है कि पार्डनिंग पावर की भी कई टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन इज पार्डन। विद द ग्रांट ऑफ पार्डन कन्विक्ट्स बोथ कन्विक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीटली एब्सॉल्व्ड। तो पार्डन का मतलब ये हुआ गाइस कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो एक कन्विक्ट्स को, एक मुजरिम को कन्विक्शन और इसी के साथ साथ सेंटेंस दोनों से कंप्लीटली क्या कर सकता है, एब्जॉल्व कर सकता है, रिहा कर सकता है। ये होता है पार्डन। एंड द सेकेंड, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन इसका मतलब होता है विद दिस नेचर ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द कन्विक्ट कैन बी चेंज्ड। कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि गाइस जो कन्विक्ट को सज़ा सुनाई गई है, जो पनिशमेंट उसको सुनाया गया है, उसके पनिशमेंट के नेचर में कुछ रद्दो बदल कर देना, थोड़ा बहुत चेंज कर देना, इसको कहते हैं कम्यूटेशन। एंड द थर्ड टर्म इज रेमेजन। इट मीन्स दैट रिड्यूसिंग द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। जो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होती है उसका जो टर्म होता है उसको कम कर देना, घटा देना, ये होता है रेमेजन। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्डन, रिस्पाइट। इट मीन्स दैट अवॉर्ड लेजर पनिशमेंट देन ओरिजिनल पनिशमेंट बाय लुकिंग एट द स्पेशल कंडीशन ऑफ अ कन्विक्ट। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि एक कन्विक्ट के स्पेशल कंडीशन को देखते हुए जो ओरिजिनल पनिशमेंट उसे सुनाई गई है, ओरिजिनल पनिशमेंट से उसके सज़ा को क्या कर देना, कम कर देना। जो ओरिजिनल पनिशमेंट है उसको क्या कर देना, कम कर देना, कन्विक्ट के स्पेशल कंडीशन को देखते हुए। एंड द नेक्स्ट टर्म, रिप्रीव। इसका मतलब होता है स्टेज द एग्जीक्यूशन ऑफ द अवॉर्डेड सेंटेंस फॉर अ टेम्पररी पीरियड। रिप्रीव का मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई है, सेंटेंस के माने यानी कि जो भी उसने क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, उसकी जो सज़ा सुनाई गई है उसके सज़ा को एग्जीक्यूट पर क्या कर देना, स्टे लगा देना कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए सज़ा पर क्या कर देना, स्टे लगा देना, इसको कहते हैं रिप्रीव। सो गाइस दिस वर सम काइंड ऑफ पार्डनिंग। एंड द नेक्स्ट काइंड ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट का एक डिप्लोमेटिक पावर्स भी होता है. सो नाउ हैव अ लुक एट दिस पॉइंट. International treaties and agreements that are approved by the parliament are negotiated and concluded in his name. तो गाइस जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट हमारा दूसरे कंट्री के साथ हुआ करता है, तो सबसे पहले तो ये पार्लियामेंट से मंजूरी लेनी पड़ेगी. यानी कि जो भी इंटरनेशनली ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट होते हैं, इसको पहले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव करना होता है. और ये सारा जो प्रोसीजर है, ये सब के सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर किए जाएंगे. And the second point, he is the representative of India in international forums and affairs. और गाइस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर. जितने भी इंटरनेशनली फॉर्म्स या अफेयर्स वगैरह हुआ करता है, उन फॉरम्स और अफेयर्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये था डिप्लोमेटिक पावर्स फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड द नेक्स्ट पावर इज मिलिट्री पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलिट्री पावर भी दिया गया है. सो लेट्स सी, ही इज़ द कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया. ये पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ होते हैं, उनके हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं. इस वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस भी कहा जाता है. क्यों? इसलिए कि ही अपॉइंट्स चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी एंड चीफ ऑफ द एयरफोर्स. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनके चीफ को क्या है, अपॉइंट करते हैं. सो ये मिलिट्री पावर्स था. एंड द नेक्स्ट पावर इज इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इमरजेंसी पावर भी दिया गया है. सो लेट्स सी. ही डील्स विथ 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान में 3 तरह के इमरजेंसी को मेंशन किया गया है. तो इन इमरजेंसी को डील प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं. सो फर्स्ट काइंड इज नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352. नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में आता है, इसे भी क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इन्फोर्स करते हैं कंट्री में. सेकेंड टाइप प्रेसिडेंट्स रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, आर्टिकल 356 एंड 365. जो प्रेसिडेंट्स रूल्स है या स्टेट इमरजेंसी भी हम कहते हैं, ये आर्टिकल 356 में आता है. और तीसरा टाइप है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में आता है. ये 3 तरह के क्या हैं, इमरजेंसी हैं. और इसे डील कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं. सो द नेक्स्ट पावर इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. सो व्हाट इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है, ये क्या होता है. सो लेट्स सी. आर्टिकल 123 डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 ये हमें बतलाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ऑर्डिनेंस को बनाने का भी पावर है. जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, जब पार्लियामेंट काम ना कर रहा हो और उस टाइम कोई इमरजेंसी आ जाए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस को क्या कहते हैं, प्रोमलगेट करते हैं. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 द प्रेसिडेंट हैज़ मैनी लेजिस्लेटिव पावर्स एंड दिस पावर इज वन ऑफ देम. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे लेजिस्लेटिव पावर्स हैं और ये ऑर्डिनेंस का पावर भी उन्हीं में से एक है. ही प्रोमलगेट्स एन ऑर्डिनेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट. और गाइस ये बात ज़रूरी है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करते हैं, इसमें यूनियन कैबिनेट का रिकमेंडेशन ज़रूरी है. यानी यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर ही क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करते हैं, लाते हैं. तो ये था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. एंड द नेक्स्ट, व्हाट इज द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. एक वीटो पावर होता है प्रेसिडेंट के पास. ये क्या होता है. सो लेट्स सी. व्हेन अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, Parliament can pass the bill and before the bill becomes an act, it has to be presented to the Indian President for his approval. तो वीटो पावर का मतलब ये होता है कि जब एक बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो पार्लियामेंट उस बिल को क्या करती है, पास करती है. मगर उस बिल का एक्ट बनने से पहले पहले उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए. एंड द नेक्स्ट, it is on the President of India to either reject the bill, return the bill or withhold his assent to the bill. अब क्या हुआ कि एक हाउस से पास हो गया, फिर सेकंड हाउस से भी पास हो गया वो बिल, अब जाएगा प्रेसिडेंट के पास. अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास क्या है, 3 ऑप्शंस है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव 3 काइंड ऑफ पावर्स. एक तो ये है कि वो उस बिल को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे. सेकेंड ये कि वो उस बिल को रिटर्न कर दे कंसिडरेशन के लिए. तीसरा ये कि वो उस बिल को क्या है, अपने पास ही रख लें, उस बिल को अपने पास ही रख लें. सो दिस चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट ओवर द बिल इज कॉल्ड हिज वीटो पावर. तो बिल पर जो ये चॉइसेस दिए गए हैं, इसी को क्या कहते हैं, वीटो पावर. यानी कि प्रेसिडेंट का रिजेक्ट कर देना उस बिल को, या ये कि कंसिडरेशन के लिए उसे रिटर्न कर देना पार्लियामेंट की तरफ, या उसको अपना असेंट दे देना. ये जो चॉइस दिया गया है प्रेसिडेंट को, इसी को हम कहते हैं वीटो पावर. द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गाइडेड बाय आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये वीटो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारे संविधान के आर्टिकल 111 ने दिया है.
एंड नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो गाइस अब हम यहाँ से प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है उसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट पॉइंट इज द प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। पहला रिलेशनशिप तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये कैबिनेट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। मतलब द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट आर कन्वेड टू द प्रेसिडेंट थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी क्या है पॉलिसीज बनाते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, ये प्रेसिडेंट तक कौन पहुंचाता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहुंचाते हैं। तो इस वजह से ये लिंक का काम करते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट, इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु कीप्स द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड ऑन ऑल गवर्नमेंट मैटर्स। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ड्यूटी है कि हर वो मैटर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रही है या जो मैटर्स पर काम कर रही है उनके ताल्लुक से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना, बाखबर करना, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। दे मस्ट फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट अफेयर्स एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। और इसी के साथ साथ अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस तरह की इन्फॉर्मेशन को अगर तलब करते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रेसिडेंट को क्या करे, प्रोवाइड करे, बतलाए। And the next, it is on the advice of the Prime Minister that the President summons, prorogues group consisting of the Parliament and dissolve the Lok Sabha। और इसी के साथ साथ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को समन करते हैं, प्रोरोगे करते हैं, ये किसके एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के एडवाइस पर। और इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो लोकसभा को क्या कर दे, डिसॉल्व कर दे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इन अपॉइंटिंग एंड रिमूविंग द हाई रैंक ऑफिशियल्स। और इसी के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितने भी हाई रैंक के ऑफिशियल्स होते हैं उनको रिमूव करना या उनको अपॉइंट करना, ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के एडवाइस पर, रिकमेंडेशन पर क्या करते हैं। तो ये हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच रिलेशनशिप को देखा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का आपस में कैसा ताल्लुकात हुआ करता है। सो गाइस, ये हमने कुछ प्रेसिडेंट के पावर्स और फंक्शंस को डिस्कस किया आज के सेशन में। तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसका कंक्लूजन देख लेते हैं। सो वी लर्न ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट। अब तक हमने उन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल से क्या है, रिलेट करता है। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से रोल हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। और इसी के साथ वी अंडरस्टैंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। इसी के साथ हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझा। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, और उनके बीच का रिलेशनशिप को भी हमने जाना। वी नो दैट द ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया डोंट इलेक्ट द प्रेसिडेंट। और हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चैप्टर में ये भी डिस्कस किया, ये भी हमने जाना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डिनरी सिटीजन इलेक्ट नहीं करते हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर में हमने ये भी डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर और इसी तरह लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर ही क्या है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और इसी के साथ इस चैप्टर में हमने ये भी डिस्कस किया कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं? ऑथ दिलाते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। मोreover, द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस चैप्टर में हमने ये भी देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है, इम्पीच भी किया सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस, प्रेसिडेंट का चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और हमने उन तमाम पॉइंट को डिस्कस कर लिया जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग क्या है, ज़रूरी है। और इससे क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चैप्टर से क्वेश्चन 12 आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर जो है लेंदी भी है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट से। तो गाइस, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।